हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एजुकेशनल वीडियो में मैं आप लोगों को राष्ट्रभाषा हिंदी पर निबंध देने वाली हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतवर्ष की पवित्र भूमि विदेशियों से पदाकांत थी। उन्हीं के रीति रिवाज और उन्हीं की सभ्यता को प्रधानता दी जाती थी। अंग्रेजी पढ़ने, बोलने और लिखने में भारतीय गौरव का अनुभव करते थे। राज्य के समस्त कार्यों की भाषा अंग्रेजी ही थी। न्यायालयों के निर्णय, दफ्तरों की कागजी कार्यवाही, विश्वविद्यालयों की शिक्षा, शासकीय आज्ञाएं, सभी कुछ अंग्रेजी में होता था। हिंदी में लिखे गए प्रार्थना पत्रों को फाड़कर रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता था। भारतीय विवश होकर अच्छी नौकरी एवं शासन के मान की तलाश से अंग्रेजी पढ़ते थे। संस्कृत को मातृभाषा की उपाधि प्रदान कर दी गई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश के भाग्य ने पलटा खाया। भारतीय साधकों की साधनाएं फलवती हुई। 15 अगस्त 1947 को देश को स्वाधीनता प्राप्त हुई। जब तक देश में अंग्रेज थे तब तक अंग्रेजी का आदर होता था, परंतु उनके जाने के पश्चात यह असंभव था कि देश के सारे राजकाज अंग्रेजी में हो। अतः जब देश का संविधान बनने लगा तब यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि देश की राष्ट्रभाषा कौन सी हो, क्योंकि बिना राष्ट्रभाषा के कोई भी भाषा स्वतंत्र होने का दावा नहीं कर सकता। राष्ट्रभाषा समूचे राष्ट्र की आत्मा को शक्ति संपन्न बनाती है। प्रत्येक राष्ट्र अपनी राष्ट्रभाषा के प्रचार और प्रसार का प्रयत्न करता है। राष्ट्रभाषा से देश के स्वतंत्र अस्तित्व की रक्षा होती है। रूस, अमेरिका, ब्रिटेन आदि स्वतंत्र देशों की अपनी अपनी राष्ट्रभाषाएं हैं। संविधान निर्माण काल में कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो अंग्रेजी को ही राष्ट्रभाषा बनाए रखने के पक्ष में थे। इस प्रकार के वे भारतीय थे जो अंग्रेजी साहित्य के निपुण थे, ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन थे और जिन्हें हिंदी पढ़ना या लिखना नहीं आता था। उन्हें भय था कि यदि हिंदी राष्ट्रभाषा हुई तो कहीं उनका पद उनसे छीन न जाए या वे इतनी सफलतापूर्वक कार्य न कर सके जितना ये लोग अंग्रेजी में कर सकते थे। इस प्रकार इस विचारधारा के पीछे केवल स्वार्थ बुद्धि ही थी, किंतु कोई राष्ट्र भावना नहीं। कुछ लोग अन्य प्रांतीय भाषाओं के पक्ष में भी थे। भारतवर्ष में लगभग 100 से अधिक भाषाएं हैं, जिनमें हिंदी, गुजराती, उर्दू, मराठी, बंगाली, तमिल और तेलुगु आदि प्रमुख हैं। हिंदी की विशेषताएं। भारतवर्ष में इस विषय पर अत्यधिक वाद विवाद चलता रहा। अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा इसलिए घोषित नहीं किया जा सकता था क्योंकि 36 करोड़ भारतीयों में से 1 करोड़ भी ऐसे नहीं थे जो आत्मविश्वास पूर्वक अंग्रेजी में बोल सकते हो या लिख सकते हो। जिस भाषा को मुट्ठी भर आदमी ही जानते हो उसे राष्ट्रभाषा बना देना लोकतांत्रात्मक देश की जनता पर अत्याचार था। दूसरी बात यह भी थी कि जिन विदेशियों शासन को हमने मूलतः उखाड़ फेंका था, उनकी भाषा को यहाँ रखने का तात्पर्य यह था कि हम किसी न किसी रूप में उनकी दास्तां में फंसे रहे। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी का प्रश्न समाप्त हो गया। अन्य प्रांतीय भाषाएं भी अपनी व्यापकता में हिंदी से बहुत पीछे थी। हिंदी के पक्ष में यह तर्क था कि सर्वप्रथम यह एक भारतीय भाषा है। दूसरी बात यह है कि जितनी संख्या हिंदी भाषा भाषी जनता की देश में है उतनी अन्य किसी प्रांतीय भाषा की नहीं। तीसरी विशेषता यह है कि हिंदी बोलने वालों की संख्या चाहे 15 करोड़ ही हो, परंतु समझने वालों की संख्या सबसे अधिक है। चौथी बात यह है कि हिंदी भाषा अन्य भारतीय भाषाओं की तुलना में सरल है। इसमें शब्दों का प्रयोग तर्कपूर्ण है। 2-3 महीनों के अल्प समय में ही सीखी जा सकती है। पांचवी विशेषता यह है कि इसकी लिपि वैज्ञानिक है और सुबोध है। जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक सभी प्रकार के कार्य व्यवहारों
के संचालन की पूर्व क्षमता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण भारतीय संविधान में सभी ने यह निर्णय किया कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा तथा देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि बनाया जाए। राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन होना। हिंदी राष्ट्रभाषा उद्घोषित हो जाने पर भी एकदम उसका प्रयोग में आ जाना कठिन था। अतः राजकीय कर्मचारियों को यह सुविधा प्रदान की गई कि सन 1965 तक केंद्रीय शासन का कार्य व्यवहारिक अंग्रेजी में ही चलता रहे और इन 15 वर्षों में हिंदी को पूर्ण समृद्धिशाली बनाने के प्रयत्न किया जाए। इसी बीच में सरकारी कर्मचारी भी हिंदी सीख ले। उन्हीं शासन की ओर से हिंदी पढ़ने की विशेष सुविधाएं दी गई। शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी को अनिवार्य विषय बना दिया गया। शिक्षा मंत्रालय की ओर से हिंदी के पारिभाषिक शब्द निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ तथा इसी प्रकार की अन्य सुविधाएं भी शासन की ओर से हिंदी शिक्षा को दी गई, जिससे 1965 में हिंदी अंग्रेजी का स्थान पूर्ण रूप से ग्रहण कर ले। उनके कारण हिंदी के विरोध में जितनी भी आवाजें आ रही है, इनके मूल में प्रमुख कारण राजनीतिक है। विरोधी नेताओं को शासन के विरुद्ध में कहने के लिए कुछ सामग्री चाहिए, चाहे उस कथन से देश का हित हो या अहित। यदि एकांत में विरोधी भी विचार करते होंगे तो अंतरात्मा वही कहती होगी कि देश का कल्याण हिंदी के राष्ट्रभाषा मानने में ही है। राष्ट्रभाषा ऐसी होनी चाहिए जो देशवासियों के लिए सरल एवं सुगम हो, जिसे न बोलने वाले व्यक्ति भी थोड़े से प्रयास में समझ सके। इस प्रकार विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन हो सकती है। उपसंहार: हिंदी को समृद्धिशाली एवं संपन्न बनाने के लिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम उदार दृष्टिकोण अपनाएं। हिंदी के द्वार प्रांतीय भाषाओं के शब्दों के लिए खोल दें। इसके लिए हमें व्याकरण के नियमों को सुगम बनाना होगा। तद्भव शब्दों का तत्सम शब्दों में परिवर्तन कर देने के कारण भाषा में जो कृत्रिमता आ गई उसे एकदम दूर करना होगा, अन्यथा भाषा की जटिलता उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी। ऐसा है कि राष्ट्रभाषा हिंदी समस्त देश को एक सूत्र में आबद्ध करके नव राष्ट्र के निर्माण में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान कर सकेगी। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा एजुकेशन वीडियोस लाती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।